उपला टकनोर यानी स्वर्ग के गांव में। आपने स्वर्ग देखा? नहीं, कोई बात नहीं, आ जाइए उपला टकनोर। यही जगह है, हाँ यही वह जगह है भाई, जहाँ मनुष्य होने के लिए तरसते हैं देवता। धराली की क्षीर गंगा या फिर धराली की चीर चीर गंगा। उपला टकनोर स्वर्ग से भी सुंदर गंगोत्री से गंगनानी के बीच का इलाका। मुखबा, धराली, हर्षिल, बगोरी झाला, सुखी टाप, जसपुर और पुराली, पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया से अलग और बिंदास। हिमालय की गोद में किलकते शिशु सा खुशनुमा, गले में मोती की लड़ियों सी गंगा के हीरक हार में अटखेलियाँ करती 1 दर्जन से अधिक नदियाँ और जलधार। नजरें जहाँ जाएं चिपक कर रह जाएं। 8 गांवों का अनोखा समुच्चय, जैसे कोई स्वतंत्र देश हो। गंगा की तरह निर्मल, पारदर्शी और अविरल जीवन शैली। इन गांवों में आज भी वहाँ के सदियों पूर्व के मूल निवासी किन्नर, गंधर्व, नाग, यक्ष और किरात का बसेरा है। नागवंशी अब भी नागवंशी हैं, लेकिन कई मूल निवासी ऐसे हैं जिनका उपनाम बदल चुका है। जैसे धराली गांव के लोग मूलतः किरात हैं, लेकिन अब अपने को पवार लिखते हैं। इसके अलावा समय समय पर बाहर से भी आकर लोग बसे हैं। मुस्लिम काल में, खासकर औरंगजेब के काल में, देश के विभिन्न हिस्सों मसलन गुजरात, राजस्थान, बंगाल और अन्य इलाकों से भी यहाँ लोग आकर बसे हैं, मगर आपस में इस तरह घुल मिल गए हैं जैसे शक्कर जल में घुल जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग जिस एकता के साथ रहते हैं, यह उदाहरण बेमिसाल है। उनके बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं। वे आपस में शादियां भी करते हैं, एक दूसरे की खुशी और दुख में शरीक होते हैं, खेती और अन्य कामों में आगे बढ़कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। सबके भीतर गंगा की निर्मलता, पवित्रता और गंगा का अविरल प्रवाह है। जब सड़क नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे, तब यहाँ का जीवन बहुत जटिल था। यहाँ सामान की ढुलाई बकरी और भेड़ों के सहारे होती थी और महीनों का समय लगता था। बकरी और भेड़ों की पीठ पर 5 से 10 सेर तक अनाज बांध देते थे और ऊंच नीची घाटियों में चराते हुए चलते थे और उसी तरह वापस आते थे। एक बार निकलते तो 3 माह बाद वापस आते। कई लोग गए और लौट कर नहीं आए। इलाके का बड़ा बाजार या तो देहरादून था या तिब्बत। इधर से वे अनाज ले जाते थे और दूसरी ओर से नमक, मीठा गुड़ और कपड़े ले आते थे। ठंड का मौसम आने और बर्फ़ गिरने से पहले ज़रूरत की सारी चीज़ें सहेज कर रख लेते थे और जब बर्फ़ पड़ने लगती तो वे बहुत कम बाहर निकलते थे। यहाँ का जीवन ऐसा था, मगर अब सब कुछ बदल गया है। वे दिन गंगा के तलों में डूब गए हैं, बस उन दिनों की कथा बची है। आज मुंबई के पहनावे और यहाँ के पहनावे समान हैं। हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड भी बन चुका है। हर जगह स्टैंड पर 24 घंटे 10-20 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। हर हाथ में मोबाइल दिखता है। 24 घंटे बिजली रहती है। सड़क मार्ग विकसित हो चुका है और 4 लेन में बदलने के लिए तत्पर हैं। जीपें अपनी ड्रॉ में तीर्थयात्रियों को गोद में बिठा आराम से आती हैं और वापस उन्हें पहुंचाने चली जाती हैं। लोग यहाँ ड्राइवरों का बहुत सम्मान करते हैं और उनका फ़ोन नंबर भी रखते हैं। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लोगों को और उनके सामान को ले जाना और ले आना वहाँ का सबसे ज़रूरी काम है। हम धराली में थे, हमारी पीठ पर सामान था, उसे लेकर हम ऊंचाई पर किसी गांव नहीं जा सकते थे। यह तो गणेशपुर में ही देख लिया था। 1 किलोमीटर की चढ़ाई कम से कम 10 किलोमीटर के समतल यात्रा के बराबर थी। हमने तय किया कि यहाँ किसी होटल में कमरा ले लिया जाए। सामान रखकर हल्का फुल्का नाश्ता कर इत्मीनान से घूमने जाना चाहिए। होटल का किराया महज 200 रुपये था और सीजन में 300-400 रुपये होता है। भीड़ के मुताबिक यहाँ का किराया घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन कमरे में नल का पानी नहीं आएगा, क्योंकि जब बर्फ़ गिरनी शुरू होती है तो यहाँ पानी बंद कर देते हैं। पाइप में पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है और कई बार पाइप फट जाती है। कल्प केदार क्षेत्र में श्रीखंड पर्वत के नीचे बसा है धराली गांव। 19वीं सदी के आरंभ में धारा नगरी से आए हुए 2 भाइयों मांडा धराल और नगारिया धराल ने इसे बसाया था। इस कारण इसका नाम धराली पड़ा। इसके ऊपर 7 ताल हैं। लोग मानते हैं कि उन तालों के पास नदियाँ क्षीर गंगा और हत्याहारिणी धराली की ओर तथा 5 नदियाँ
केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर निकलती हैं। इसी के निकट पश्चिम की ओर मैनाक शिखर है। पर्वत के नीचे के लोक को मलारा कहते हैं। केदारखंड में गंगा जी को मैनाक शिखर वासिनी कहा गया है। धराली में अर्धभूमिगत एक शिव मंदिर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर्ष के समय यहाँ पर बने इन मंदिरों की संख्या 240 थी, मगर आज बस एक शिव मंदिर रह गया है और वह भी भूमिगत और उपेक्षित सा। कहा जाता है कि सन 1803 में यहाँ भूकंप आया था और यहाँ एक बड़ी झील बन गई थी। यह स्थान भागीरथी, क्षीरगंगा और हत्याहारिणी का संगम है। इस त्रिवेणी पर देव, दानव, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, नाग, यक्ष सबका वास था। वन गमन के दौरान और स्वर्गारोहण के समय पांडव भी इसी राह से गुजरे थे। यहाँ लोगों के मन में भीम के प्रति बहुत अच्छे भाव हैं। क्षीर गंगा के बारे में उनका कहना था कि पहले इसका पानी अमृत की तरह था। कुछ भी खाकर एक चुल्लू पानी पी लो, सब कुछ पच जाता था। मगर अब कोई इसका पानी नहीं पीता। सामने सड़क पर जो कीचड़ बिखरा है वह क्षीर गंगा का है। इतनी मिट्टी जमी है कि सड़क 3 फीट नीचे छिप गई है। पहले एक धारा थी, अब 3 हो गई है और इसके 3 धाराओं के कहर की कहानी चारों ओर बिखरी है। जाने कितने नाली, खेत, जाने कितने पेड़ और जाने कितने मकानों को अब तक अपनी चपेट में ले चुकी है और किसी गुप्त शत्रु की तरह कब किधर से निकलकर क्या कुछ ध्वस्त कर दे कहा नहीं जा सकता। इस कारण लोग इसे धराली का दुश्मन मानते हैं। नदी की धारा पर चढ़कर कुछ ऊपर तक गए तो हमें इस सच्चाई का अनुमान हो गया। एक नदी में कई धाराएं दिखीं और कब किधर से बहेगी कहा नहीं जा सकता। कब कोई पत्थर लुढ़क आएगा कहा नहीं जा सकता। धारा के बीच इतने सारे पेड़ गिरे थे, लगता था कि पेड़ों के शव हों। एक आदमी बता रहा था कि वहाँ रुकना जोखिम भरा है। लौट कर आए तो ठंड के मारे हमारा बुरा हाल था। शाम हो रही थी। होटल के नीचे लोग आग जलाकर बैठे थे। महंगी लकड़ियों के मोटे तने जल रहे थे। हमने उनसे क्षीर गंगा के बारे में पूछा तो एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्षीर गंगा नहीं, चीर गंगा। और सभी हंस पड़े और फिर उन लोगों ने विस्तार से इसके कहर के बारे में बताया। यह कहर जो पिछले जून में आया था उससे अलग वह कहर जो यहाँ के लोग कई सालों से झेल रहे हैं। इसकी शिकायत भी की गई थी, मगर आज कौन सुनता है पहाड़ की, उसके स्वर में व्यंजना थी। एक आदमी सिगरेट से जल्दी जल्दी तंबाकू निकाल रहा था। तंबाकू निकालने के बाद एक अगरबत्ती जैसा मुलायम पदार्थ निकाल थोड़ा सा तोड़कर माचिस की तीली से गर्म किया और सिगरेट के तंबाकू में मिलाकर फिर से भरा और सिगरेट की तरह पीने लगे। एक पीता तो कश दूसरे खींचकर दूसरे को दे देता। यह क्या है? सुल्फा। यह नशा यहाँ का स्थानीय उत्पाद है। यहाँ भांग के पौधे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। लोग भांग के पौधे को हाथ में लेकर रगड़ते हैं। रस की एक परत हाथ पर जम जाती है, तब रगड़कर अगरबत्ती या गोले की तरह बना लेते हैं। एक एक कश हमने भी लिया और कमरे में आ गए। उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कमरे में आने के बाद लगा कि अच्छा किया एक ही कश लिया। इसका फल हुआ कि नींद अच्छी आई। मुखबा की बेटी है गंगा। मुखबा को लोग गंगा का मायका कहते हैं। जब हम पहुँचे तो गंगा गंगोत्री में नहीं, अभी अपने मायके में ही थी। भागीरथी की कल कल धारा के पार सीढ़ी नुमा गांव मुखबा दिख रहा था। वहाँ छोटे छोटे घरों का अनवरत सिलसिला था। चारों ओर मनमोहक हरियाली थी। पहले हमने सोचा कि मुखबा सड़क पर होगा, पर वह तो पहाड़ की ऊंचाई पर था और धराली से कम 2 किलोमीटर दूर। चढ़ाई का अनुमान कर मैं और नंदी जी भी सिहर गए। सुबह होटल के कमरे के बाहर आए तो बाजार नुमा जगह थी। अक्टूबर का महीना था। अधिकांश लोग ठंड के मारे पहले ही नीचे चले गए थे, इसलिए सन्नाटा था। दुकानें थीं पर ग्राहक न थे, इसलिए अधिकांश खुलती ही नहीं थीं। कुछ दुकानें इक्के दुक्के मुसाफिर और ड्राइवरों के लिए खुली थीं। हमने एक आदमी से मुखबा का रास्ता पूछा और बिना समय गंवाए उस ओर बढ़ गए। भागीरथी के तट के समानांतर सेब के बागान थे। सेब तोड़े जा चुके थे। मैं पहली बार सेब का बागान देख रहा था। सेब के पेड़ों पर पत्ते बहुत कम थे और उदासी थी। कहीं कहीं एक आध छूटे हुए सेब दिख जाते थे। हम यह सोच हंस पड़े कि हमें यकीन दिलाने के लिए ये सेब के पेड़ ही बचे रह गए हैं। सामने भागीरथी पर बने लोहे की रस्सी पर टंगा आकर्षक पुल था। यह अंग्रेज़ों के समय का था और अब भी मजबूत था। दूर कहीं से ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ इतनी तेज होती कि पूरा हिमालय सिहर जाता। बगल से गुजरते एक राहगीर से पूछने पर पता चला कि पहाड़ तोड़कर दूसरे सिरे से मुखबा जाने के लिए सड़क बन रही है।
अगली बार जब हम आएंगे तो सड़क हमारे लिए तैयार मिलेगी, मगर वो पहाड़ का हिस्सा नहीं मिलेगा जिस पर सड़क बनेगी। विकास के दौर में अब इस कसक का कोई मतलब नहीं। पुल को पार करने के बाद मुखबा गांव की कठिन चढ़ाई आरंभ हो गई। कभी समतल, कभी टेढ़ी मेढ़ी, कभी घुमावदार सीढ़ियाँ। पहाड़ी गांव में नज़दीक दिखने वाली चीज़ें भी कितनी दूर हैं इसका अनुमान नहीं हो पाता। कई बार लगता कि पहुंच गए, लेकिन जैसे मुखबा खिसक कर पीछे हट जाता। गर्मी महसूस हुई तो कोट उतार दिया, थकान महसूस हुई तो किसी सोते का जल पी लिया, और जब सांस फूलने लगी तो बैठकर आराम करने लगे। इस तरह हमारी यात्रा चल रही थी। समझ में आया कि हम समुद्र तल से 7-8 हज़ार फुट की ऊंचाई पर हैं और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा उससे कम है जिसमें सांस लेने की हमारी आदत है। नीचे से ईंट ले आते और ऊपर से सेब ले आते कई खच्चर दिखाई पड़े। ये सधे कदमों से ऊपर चढ़ते जा रहे थे। हम उनकी चाल पर गौर करते रहे। वे अगल बगल की घास पर मुंह मारते, पर सेब के बागान को देखते भी नहीं। बैठे बैठे मुस्कुराए कि खच्चर सेब नहीं खाते। अगल बगल खेत सीढ़ीदार थे। बारिश में मिट्टी गिर जाती होगी तो कैसे तय होती होगी इन खेतों की सीमा। हमने देखा कि जैसे हमारे खेतों में मेड़ होती है, वैसे ही यहाँ पत्थर लगे थे। इस बार की सीढ़ियाँ खत्म हुई तो हम गांव में थे। सामने गंगोत्री मंदिर का सफ़ेद गुंबद दिख रहा था। पहले सोचा कि सीधे मंदिर पर चला जाए, फिर जाने क्या मन में आया कि हमने गांव में अपने उन मेज़बानों की तलाश आरंभ कर दी जिनका पता हमें उत्तरकाशी में दिया गया था। गांव में लोग कम थे। उस आदमी से हमारी मुलाकात जल्दी ही हो गई। सेमवाल मुखबा के ब्राह्मण हैं और उनका मूल स्थान बंगाल है। सेमवाल ब्राह्मणों ने टिहरी राजा द्वारा आयोजित परीक्षा पास की थी, तब मिली थी गंगोत्री मंदिर की पुरोहिती। हम पहली बार यह सुन रहे थे कि पुरोहिती के लिए किसी को परीक्षा पास करनी पड़ी हो। उसके बाद से गंगोत्री मंदिर की पूजा और प्रबंध आज तक उनके ही जिम्मे है। उन्होंने हमारा स्वागत किया, मगर उनमें गर्माहट नहीं थी। हम समझ गए कि यहाँ दर्शनार्थी यात्री तो रोज ही आते रहते हैं। कई लोग परिचय बनाकर आते होंगे कि बस दर्शन हो जाए, अच्छे से पूजा पाठ कर लें, कुछ मनौती मान लें। अलग अलग स्थानों की पैरवी भी अलग अलग होती है। धार्मिक स्थलों पर पैरवी तो देवता के दर्शन भर ही होती है। लेकिन जब उनको यह पता चला कि हम लेखक हैं और हमारी यह यात्रा धार्मिक नहीं है, हमें पैदल गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा करनी है, तो उनका चेहरा बदल गया और हम आम से खास हो गए। बहुत कठिन संकल्प लिया है आपने। वे हमें आदर के साथ अपने कमरे में ले गए, जो लकड़ी से बना था और जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद थीं। पहली बार हमने इतना आरामदेह लकड़ी का कमरा देखा। हमें ठंड न लगे इसलिए हीटर जलाकर उन्होंने गंगा मंदिर के पुजारी को खुजवाना आरंभ किया, ताकि हमें इस यात्रा का संकल्प दिलवा सकें। हमने कहा कि संकल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हम लेकर आए हैं। जिद पर अड़ गए। गंगा के सामने संकल्प तो लेना ही पड़ेगा। और भोजन, हम भोजन करके आए हैं। क्या गंगा मुखबा गांव की बेटी है? जी। यह परंपरा कब शुरू हुई, इसके बारे में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि यह परंपरा 700 साल पुरानी है, तो कुछ लोग इसे मतंग मुनि से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि उनके पास गंगा आई थी और उन्होंने गंगा को गोद में लेकर बेटी बना लिया था। दूसरी कथा जहनु ऋषि से जुड़कर बनती है, जिसे यहाँ के लोग जनु ऋषि कहते हैं, जिसका प्रमाण है जाह्नवी, जनु तनया, नागालय निवासिनी। जब भगीरथ गंगा को लेकर जा रहे थे, जनु ने गंगा को पी लिया था और भगीरथ के विनय करने पर कान या जंघे से निकाला था। चूंकि गंगा को उन्होंने इस गांव में दूसरा जन्म दिया था, इसलिए वह इस गांव की बेटी हुई। तीसरी कथा गायक युवक ने चुटकी लेते हुए बताई कि गंगोत्री मंदिर के जो पुजारी हैं वे मुखबा गांव के ही हैं। सर्दियों में भी पुजारियों की आमदनी बंद न हो, इसलिए पुजारियों ने यह विधान बना दिया है। और हम हंस पड़े। गंगोत्री के पावन इलाके में जब सर्दियां आरंभ हो जाती हैं, बर्फ़ की फूहियाँ बिखरने लगती हैं, तो कार्तिक की अमावस्या यानी दीपावली का इस गांव में सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसी दिन गंगोत्री में स्थित गंगा का मंदिर बंद होता है और गंगा अपने गांव आती है। बिटिया गंगा को ठंड में कोई तकलीफ़ न हो, इसलिए गाजे बाजे एवं जुलूस के साथ गांव के ही नहीं, इन 8 गांवों के लोग गंगोत्री जाते हैं और उनको आदर के साथ डोली में लेकर आते हैं। मुखबा गांव में गंगा बसंत आने तक रहती हैं और वहीं उनकी पूजा होती है। सर्दी समाप्त होने पर उनकी प्रतिमा को वापस गंगोत्री मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। मेरे लिए यह जानना सुखद था कि गंगा से उनका लगाव सचमुच अपनी बेटी की तरह है। लाने और विदा करने की परंपराएं बेटी की तरह हैं।
गंगा के लिए हरे और लाल कपड़ों से पालकी सजाई जाती है, जेवरात निकाले जाते हैं, आसपास कई गांव के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। गढ़वाल स्काउट यानी आर्मी बैंड के जवान भी आते हैं और यहाँ के 700 साल पुराने इस परंपरागत उत्सव में फौजी धुन से अलग पारंपरिक संगीत बजाते हैं। जिस दिन गंगा गांव से जाती हैं, औरतें फूट फूट कर रोती हैं और मर्दों की भी आंख नम हो जाती है। प्रकृति और मनुष्य के संबंध की मेरी सुनी गई कहानियों में यह सबसे बड़ी कहानी है। उनके कमरे की खिड़की से भागीरथी के पार कई पहाड़ियाँ देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वो सामने की पहाड़ी, उसका नाम मैनाक है, जो दरअसल पार्वती की माँ है। मैनाक पहाड़ी बर्फ से ढकी चमक रही थी, उसी के समानांतर था यह श्रीमुख। मैनाक पहाड़ी बर्फ से ढकी चमक रही थी, उसी के समानांतर था यह श्रीमुख। यहाँ बर्फ़ क्यों नहीं है? हमारे मन में यह सवाल था। यहाँ बर्फ़ क्यों नहीं दिखती? इस पहाड़ पर बर्फ़ जमती है, पर इसलिए जल्दी पिघल जाती है कि सूरज सामने होता है, और सामने की पहाड़ पर बर्फ़ जमी रहती है क्योंकि सूरज उसके पीछे होता है। सामने के पहाड़ों की बर्फ़ मुखबा से देखने पर इस कदर मनोहारी लगती है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। संभवतः इसी अतुलनीय सौंदर्य के कारण राहुल सांकृत्यायन यहाँ आकर रुकते हों या पुराने मुनियों ने यहाँ अपना डेरा जमाया हो। मन में ख्याल आया कि पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास किया जाए तो इसका सौंदर्य दुनिया में स्थान रखेगा। सरकार नहीं चाहती, वरना हम लोग बहुत कुछ कर लेते। इस पहाड़ी के दूसरी ओर, मतलब पीछे, तिब्बत है, इसलिए तो नहीं। इसके बाद भारत और चीन सरकार के बीच तुलनात्मक अध्ययन आरंभ हो गया। पता चला दूसरी ओर चीन ने हेलीपैड बना दिया है और रेलवे लाइन बिछा दी है, और अपनी सरकार लोगों को कुछ करने भी नहीं देती। वहाँ पे हम नीचे उतरने लगे। फिर कभी नीचे उतरते, कभी ऊपर चढ़ते। नज़दीक से देखने के बाद वहाँ के छोटे छोटे घर प्यारे लगे। ये घर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के थे। उनका शिल्प कम से कम 200 साल पुराना था। हमें यह जानकर खुशी हुई कि प्राचीन शिल्प के साथ इनका गहरा लगाव है, और ये घर इस तरह बनाए गए हैं कि भूकंप का भी इन पर कोई असर नहीं होता। 1803 में इधर भूकंप आया था। ये मकान उसके बाद बने हैं। ज़मीन की सतह पर पत्थर बिछाकर ऊपर से मिट्टी का लेप किया जाता है। फिर 4 इंच के मोटे तख्ते फर्श की तरह बिछाकर उस पर मिट्टी डाली जाती है। दीवारों पर सफ़ेद मिट्टी का लेप, जिसे कमेड़ा कहा जाता है। यह मिट्टी इतनी चिकनी है कि चूने को भी मात दे देती है। घर की छत भी लकड़ी से ही बनाई जाती है। छत ढालदार बनती है ताकि बारिश का पानी और बर्फ़ छत पर रुक ना सके। छत के तख्तों के बीच की दरार को पाटने के लिए लोढ़ी यानी पतली लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य की बात यह थी कि किसी घर में लोहे की कील का प्रयोग नहीं हुआ। वे कील की जगह लकड़ी की ही खपच्चियाँ बनाते और उसका उपयोग करते थे। कमरे की ऊंचाई 6 से 8 फीट, दरवाजे 3 से 5 फीट और खिड़कियां 1 से 1.5 फीट वर्गाकार या आयताकार थीं। हमें यह जान सुखद आश्चर्य हुआ कि ये घर पूरी तरह वातानुकूलित होते हैं। सामने एक घर जो कई तलों का था, एक ओर से गिर गया था, तब भी आकर्षक था। हम मंदिर पर आ गए थे। पता चला कि असली गंगा की प्रतिमा नीचे किसी तहखाने में है। उसे खोला नहीं जा सकता? नहीं, उसके लिए समिति की इजाज़त लेनी पड़ेगी, और उनमें कई लोग नीचे चले गए हैं। मगर परेशान होने की बात नहीं, यह मूर्ति भी उसी की अनुकृति है। अगर न बताया जाए तो कोई शक नहीं कर सकता कि असली मूर्ति नहीं है। पुजारी मंदिर के भीतर से स्वयं नारियल, लाल कपड़ा और प्रसाद लेकर आ गया। हमें संकल्प लेना पड़ा। संकल्प के बाद जब नंदी जी ने पुजारी को 100 रुपया दे दिया तो न चाहते हुए भी मुझे देना पड़ा। वहाँ से निपटकर उनके साथ सोमेश्वर बाबा की डोली को देखने गए, जो सामने के मकान में थी। यह डोली इस इलाके की काष्ठकला का अनुपम उदाहरण है। बाहर निकल मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए तो सुमेश जी ने कहा, यहाँ एक भीम नदी है, देखेंगे? भीम नदी? और ऊपर के पहाड़ पर भीम के घोड़े के टाप के निशान हैं। सचमुच है? मेरी बात सुन सभी हंस पड़े। भीम के घोड़े के टाप के निशान हैं या नहीं क्या पता, भीम नदी तो सचमुच है। उसी से मुखबा के घराट चलते हैं। कितनी ऊंचाई है? बस उतना ही जितना आप नीचे से आए हैं, बस उतना ही। जाएंगे तो किसी को भेज दूंगा। हमें पहली चढ़ाई याद आ गई। अब दूसरी चढ़ाई पर जाना गंवाना नहीं था हमें। हमने ना कह दिया। हम कुछ देर तक मंदिर के प्रांगण में रुकना चाहते थे, क्योंकि वहाँ से 3 दिशाओं की पूरी पहाड़ी बिल्कुल अलग और बर्फ़ से लदी दिख रही थी। जब हमें पता चला कि सुमेश जी को उत्तरकाशी जाना है और वो अब तक हमारे लिए ही रुके हैं, तो हमने उन्हें धन्यवाद दिया और जाने को कह दिया। वे हमें पुजारी के हवाले करके चले गए, यह भी कहा कि अगर हम रुकना चाहें तो उनका घर खाली है।
हम देर तक बैठे रहे और आसपास की खूबसूरती का आनंद लेते रहे। पुजारी अपनी विद्वता दिखाने के लिए गंगा के गौरव का शास्त्रीय बखान करता रहा। एक आदमी जो वहाँ मजदूरी करता था, उसे पता चला कि हम मुंबई से आए हैं तो आ गया। पुजारी ने मजाक में कहा, ये मुंबई में तुम्हारे बेटे की नौकरी लगवा देंगे। मजदूर ने पलटवार किया, मेरा बेटा मेरे 3 खच्चरों को एक बार सुबह और एक बार शाम को नीचे ऊपर ले आएगा तो 1000 रुपये कमाएगा। कितना मिलेगा मुंबई में? हम मुंबई रिटर्न हैं। इस तरह कहा कि हम सब हंस पड़े। हमें पता चल गया था कि यह महज पहाड़ ही नहीं है, खेत भी है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ धान, गेहूँ, मड़ुआ, सांवा, झंगोरा, कोदो, उड़द, छेमी, गहत की दाल, भिंडी की खेती होती है। सबसे अधिक सेब और राजमा की खेती होती है। पहाड़ों पर जिसके पास 200 सेब के पेड़ हों, वे 5 लाख में बिकते हैं। यहाँ एक खच्चर रखने वाला आदमी पहाड़ पर से 2 बार नीचे ऊपर करता है तो 600-700 कमा लेता है। उनका जीवन कितना आसान और सहज और संतुलित है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बस आकर देखा जा सकता है। यह आसान तो नहीं है, लेकिन सहज और संतुलित है। यहाँ लोग बहुत सहज, मेहनती, उदार और धार्मिक हैं। वे साल के 8 महीने गंगोत्री के यात्रियों से अच्छा पैसा कमाते हैं। उन दिनों यहाँ के मर्द औरत हर कोई इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी के पास बात करने की फुर्सत नहीं होती। हम अगर सीजन में आए होते तो कोई बात करने वाला भी नहीं मिलता। सबके पास इस मौसम के लिए अपना रोजगार होता है। अमूमन साल भर का खर्च वे अपने उन्हीं दिनों में जमा कर लेते हैं। इसके अलावा पशुपालन तथा अपने परंपरागत कुटीर उद्योग भी है। बाजार सड़क से चलकर यहाँ पहुँच चुका है, मगर उसे ज़रूरतों के भीतर ही जगह मिली है। परिवारों में कहीं कहीं टूटन है, मगर अराजकता नहीं है। सामाजिक रिश्ते बरकरार हैं। उनके लिए स्थानीयता महत्वपूर्ण है। वे पारंपरिक वस्त्र नहीं पहनते। उनकी देह पर आधुनिक कपड़े हैं, फिर भी उनकी सोच में वह मनुष्यता और सहजता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। गंगा, खेत और पशु इनके जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे बहुत खुशी से अपना जीवन जीते हैं और अपने उत्सव मनाते हैं। वे सरकार से कहते हैं, हमें बस सड़क दे दो, हम तुमसे और कुछ नहीं चाहते। जब हम नीचे उतरने लगे तो पुजारी के साथ कई लोग हमें छोड़ने आए। जब वे चले गए तो हमें भीम नदी की याद आई। वह इधर ही कहीं उतरती है। सोचकर हमने नीचे उतरने का रास्ता बदल दिया। भीम नदी देखने के चक्कर में रास्ता भटक गए। आगे एक घराट देखा। अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। हमने तय किया कि भीम नदी के साथ नीचे उतरा जाए। नदी के साथ उतरना जोखिम भरा था, कहीं कोई जंगली जानवर हो तो, लेकिन हमने जोखिम लिया। टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हुए बहुत कठिनाई से भागीरथी के पास आए तो राहत की सांस ली। अब हमें किनारे चलते हुए उस रस्सी के पुल तक जाना था। किनारा पकड़कर चल पड़े। हरे रंग का जल हमारे साथ चलता रहा। एकाएक नंदी भाई ने चौंक कर कहा, वो देखिए। क्या है? यही तो है राजहंस। एक नन्हा सा राजहंस इत्मीनान से बर्फ सरीखी गंगा की धारा पर तैर रहा था। मैंने कैमरा निकाल लिया। हमें डर था कि हम पास जाएंगे तो भागेगा, उड़ेगा, पर वह उसी तरह इत्मीनान से तैरता रहा। उसने जैसे हमें देखा ही नहीं। नीर क्षीर का विवेक हो और भय न हो, यह इसी इलाके में संभव है।